हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल पढ़ाई मेनिया। और आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कुछ यूजीसी नेट पेपर 1 के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़। और ये जो एमसीक्यूज़ हैं ये आपके यूजीसी नेट पेपर 1 2020 में जो आपके क्वेश्चंस आए थे, क्वेश्चन पेपर आया था, ये पूरा वही है क्वेश्चन पेपर और वही क्वेश्चंस हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि कैसा लेवल है, कैसे लेवल के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, आपकी तैयारी कहाँ तक हुई है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पर वीडियो देखने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा। और बहुत सारी यूजीसी नेट की वीडियोस बनी हैं, जाके उन्हें भी चेकआउट करिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि वो फैक्टर्स जो कंट्रीब्यूट करते हैं इफ़ेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन के लिए, मतलब क्लासरूम का जो कम्युनिकेशन है वो इफ़ेक्टिव होने के लिए कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं या जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो पहला है इंफॉर्मेशन ओवरलोड, यूज़ ऑफ अनफेमिलियर वर्ड्स, बैलेंस्ड फ्लो ऑफ वर्ड्स, सर्कुलर फ्लो ऑफ मैसेजेस, मैकेनिज्म टू असेस द फीडबैक। देखिए, अगर आपको थोड़ा बहुत भी नहीं पता है तो आप बिल्कुल पॉइंट्स की तरफ जाइए, ऑप्शंस की तरफ जाइए और ऑप्शंस को अच्छे से रीड करिए। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि यूज़ ऑफ अनफेमिलियर वर्ड्स। तो अनफेमिलियर वर्ड्स का यूज़ करने से कम्युनिकेशन इफ़ेक्टिव कैसे हो सकता है। अगर आप ऐसी भाषा बोल रहे हो जो सामने वाले को नहीं पता है, जैसे मुझे सपोज़ मैं किसी के साथ अगर बात कर रही हूँ हिंदी में और उस पर्सन को हिंदी नहीं समझ आती है, तो उसे कैसे समझ आएगा? क्या वो आपका कम्युनिकेशन इफ़ेक्टिव हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो इस वजह से अनफेमिलियर वर्ड्स का इस्तेमाल करने से क्लासरूम कम्युनिकेशन इफ़ेक्टिव बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। तो दिस वन इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग, ये ऑप्शन पूरा गलत है। नेक्स्ट बात करते हैं बैलेंस्ड फ्लो ऑफ वर्ड्स। हाँ, बैलेंस्ड फ्लो ऑफ वर्ड्स का मतलब है कि हम जो भी वर्ड्स बोल रहे हैं वो ऐसे ना हो कि वो बहुत ज़्यादा हो गए हैं या वो बहुत ज़्यादा कम हैं। मतलब आप जो भी वर्ड्स का यूज़ कर रहे हो वो बैलेंसली फ़्लो होना चाहिए। ये नहीं कि आप इतना ज़्यादा बोल रहे हो, इतने ज़्यादा फ़्लो में बोल रहे हो कि बच्चे समझ ही नहीं पा रहे कि आप क्या बोल रहे हो। तो कम्युनिकेशन के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि जो भी वर्ड्स आप यूज़ कर रहे हो वो बैलेंस्ड होने चाहिए। बैलेंस्ड का मतलब होता है कि ना तो टू फास्ट हो और ना ही टू स्लो हो। तो दिस वन इज़ द मोस्ट पॉजिटिव, ये वर्ड जो है ये पॉजिटिव भी है, तो ये क्या है, राइट हो गया। नेक्स्ट है सर्कुलर फ्लो ऑफ मैसेजेस। सर्कुलर फ्लो ऑफ मैसेजेस का मतलब कि कम्युनिकेशन एक सर्कुलर फॉर्म में ही चलता है। सर्कुलर फॉर्म में कैसे, एक सेंडर होगा, सेंडर का अपना मैसेज होगा, मैसेज जाएगा रिसीवर के पास, फिर रिसीवर देगा फीडबैक, फीडबैक पहुंचेगा सेंडर के पास। इसमें बहुत सारे अदर स्टेप्स भी आते हैं, लेकिन सर्कुलर फ्लो ही होता है कम्युनिकेशन। तो ये बहुत अच्छी बात है कि सर्कुलर फ्लो होना चाहिए मैसेजेस का। सर्कुलर फ्लो का मतलब होता है कि सेंडर ने कोई मैसेज रिसीवर तक पहुंचाया और रिसीवर ने फीडबैक दिया और वो फीडबैक सेंडर तक पहुंचा। तो ये सर्कुलर फ्लो ऑफ मैसेजेस, ये भी एक पॉजिटिव वर्ड है। तो ये दोनों ही जो हैं ये सही लग रहे हैं कहीं तक। और बी वाला जो ऑप्शन था वो आपने रॉन्ग कर दिया, मतलब कि ये गलत है, इससे बिल्कुल भी इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं होगा। तो अब आप देख सकते हैं कि जहाँ पर भी आपका ऑप्शंस में बी आ रहा है आप उसे कैंसिल आउट कर सकते हैं। फर्स्ट वाला आपने कैंसिल आउट किया, सेकंड वाला कैंसिल आउट किया और थर्ड वन और फोर्थ बचा है। अब थर्ड और फोर्थ के लिए देखते हैं। नेक्स्ट, इन्फॉर्मेशन ओवरलोड होना चाहिए या फिर मैकेनिज़्म टू असेस द फीडबैक। मैकेनिज़्म टू असेस द फीडबैक का मतलब कि जो फीडबैक है उसे असेस करने का एक मैकेनिज़्म भी होना चाहिए। यस, अगर आप बच्चों को पढ़ा कर चले गए और आपने ये नहीं देखा कि उन्होंने कितना ग्रास्प किया है, उन्हें कितना समझ आया है, तो फिर वो कम्युनिकेशन इफ़ेक्टिव नहीं हो सकता। मतलब कि आपने जो कुछ भी पढ़ाया है वो बच्चों को कितना अच्छे से आया है उसको भी तो असेस करना पड़ेगा ना। तो फीडबैक को असेस करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट है। अगर बात करते हैं इन्फॉर्मेशन ओवरलोड की, इन्फॉर्मेशन ओवरलोड कभी भी नहीं होना चाहिए। इन्फॉर्मेशन ओवरलोड इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि बच्चे हैं वो, कम्युनिकेशन इतना भी ना हो कि ओवरलोड हो जाए इन्फॉर्मेशन का। इन्फॉर्मेशन क्लासरूम में देना ज़रूरी होता है, लेकिन इतना भी ज़रूरी नहीं है कि आप ओवरलोडिंग कर दो, क्योंकि वो तो उतना ही ग्रास्प कर पाएंगे जितना उनकी कैपेबिलिटी है। इसलिए इन्फॉर्मेशन ओवरलोड जो है वो पॉजिटिव बिल्कुल भी नहीं है। तो सी, डी एंड ई इज़ द राइट ऑप्शन और इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट चलते हैं।
फॉर ऑप्टिमाइजिंग लर्निंग आउटकम्स, लर्निंग के आउटकम्स को हमें बढ़ाना है। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स हैड बीन आइडेंटिफाइड एज मोस्ट इफेक्टिव इन टर्म्स ऑफ रिसर्च एविडेंसेस इन द ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट। देखिए, अगर आपको लर्निंग आउटकम्स को बढ़ाना है तो आपके लिए सबसे बेस्ट क्या रहेगा? होम रिलेटेड फैक्टर्स। होम रिलेटेड फैक्टर्स जो होते हैं वो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि होम रिलेटेड फैक्टर्स इम्पॉर्टेंट तो होते हैं अपने आप में, क्योंकि बच्चे का जो पहला स्कूल होता है वो उसकी फैमिली ही होती है। बट अगर हमें उसके लर्निंग आउटकम्स को बढ़ाना है तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो होता है वो होता है टीचर रिलेटेड फैक्टर्स। क्यों? क्योंकि बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा एक क्लासरूम में टाइम स्पेंड करता है। अगर नॉर्मल डेज़ में भी देखा जाए, रेगुलर देखा जाए, तो बच्चा सबसे ज़्यादा अपना जो टाइम है वो स्कूल में बिताता है, और स्कूल में भी सबसे ज़्यादा टाइम वो अपने क्लासरूम में बिताता है। इसलिए जो टीचर रिलेटेड फैक्टर्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं उसे इन्फ्लुएंस करने के लिए। और बढ़ाना क्या है? लर्निंग के आउटकम को बढ़ाना है, मतलब कि उनके जो सीखने की एबिलिटी है उसे बढ़ाना है। लर्निंग का मतलब क्या होता है कि आप कुछ सीख रहे हो, तो सीखने को बढ़ाना है, तो ये टीचर रिलेटेड फैक्टर्स इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा थर्ड वन, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपको 2 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और आपको बताना है, ऑप्शंस भी दिए हैं। चलिए स्टेटमेंट 1 को रीड करते हैं। अ कंपनी वाइड नेटवर्क क्लोज टू पब्लिक एक्सेस विच यूजेज इंटरनेट टाइप टेक्नोलॉजी इज कॉल्ड वर्ल्ड वाइड वेब। और स्टेटमेंट 2 है, मॉडेम एक ऐसी डिवाइस है जो इनेबल करता है कंप्यूटर को कम्युनिकेट ओवर टेलीफोन लाइंस। अगर हम स्टेटमेंट 1 को देखें तो कंपनी वाइड नेटवर्क जो पब्लिक एक्सेस के लिए बंद हो चुका है, विच यूजेज इंटरनेट टाइप टेक्नोलॉजी इज़ कॉल्ड वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब का आप यूज़ कर रहे हो और कंपनी वाइड नेटवर्क है जो कि पब्लिक एक्सेस के लिए क्लोज्ड है, तो वो इंटरनेट टेक्नोलॉजी वर्ल्ड वाइड वेब नहीं हो सकती है। क्योंकि वर्ल्ड वाइड वेब का मतलब है कि एवरीवन कैन एक्सेस इट, हर कोई इसको एक्सेस कर सकता है। और आपने क्या बोला है कि ऐसा कंपनी वाइड नेटवर्क जो पब्लिक एक्सेस के लिए ही क्या हो, क्लोज्ड हो, मतलब कि वो सिर्फ और सिर्फ कंपनी के लिए ही अवेलेबल है। कंपनी के जो भी एम्प्लॉयज़ हैं या कंपनी के जो भी मेंबर्स हैं सिर्फ उनके लिए अवेलेबल है। तो ये तो गलत ही हो गया, बिकॉज जो वर्ल्ड वाइड वेब होता है उस वो तो सबके लिए ही होता है, एवरी वन कैन एक्सेस इट। तो स्टेटमेंट 1 जो है ये आपका क्या है, रॉन्ग है। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट मॉडेम की, मॉडेम एक ऐसी डिवाइस होती है जो इनेबल करती है कंप्यूटर को टू कम्युनिकेट ओवर टेलीफोन लाइंस। ये अगर आप मॉडेम के बारे में पढ़ोगे तो आपको उसकी डेफिनेशन में ही ये चीज़ समझ आ जाएगी कि मॉडेम एक ऐसी डिवाइस है जो क्या करती है, कंप्यूटर की इनेबल करती है कि वो कम्युनिकेट कर सके ओवर टेलीफोन लाइंस। मॉडेम की फुल फॉर्म होती है मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। और मॉडेम एक ऐसी हार्डवेयर डिवाइस है जो क्या करती है, कंप्यूटर को कम्युनिकेट करने में हेल्प करती है ओवर टेलीफोन लाइंस। डिजिटल टू एनालॉग, एनालॉग टू डिजिटल, ये भी काम है मॉडेम का। तो इसमें जो राइट आंसर होगा, स्टेटमेंट 1 इज़ इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज़ करेक्ट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आपको मैचिंग दी गई है जिसमें पहला है एक तरफ डिजिटल इनिशिएटिव और एक तरफ है उनके ऑब्जेक्टिव्स। इसे थोड़ा सा इनलार्ज करते हैं सो दैट आपको क्लियर नज़र आए। NAD और स्वयं प्रभा, NDL स्वयं, अगर आपको इन सब के बारे में नहीं पता है तो आप मैचिंग भी नहीं कर पाओगे। स्वयं प्रभा पे भी एक वीडियो बनी हुई है, उसे भी आप जाके ज़रूर देखिएगा। स्वयं पे भी वीडियोस बनी हैं, वो भी आप ज़रूर देखिएगा। देखिए, अगर हम पहले बात करते हैं NAD के बारे में, NAD की फुल फॉर्म ही क्या होती है, नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी। अगर आपको फुल फॉर्म्स ही पता है तो आपका काफ़ी काम आसान हो जाएगा। NAD की फुल फॉर्म क्या होती है, नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी, मतलब जहाँ पर आपका एकेडमिक डिपॉजिट होगा, मतलब डिपॉजिट होगा। तो आपका एकेडमिक मतलब आपकी मार्कशीट्स हो गई, आपके सर्टिफिकेट्स हो गए, आपके अवार्ड्स हो गए, और नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी। और ये जो होती है ये 24/7 ऑनलाइन स्टोर हाउस होती है एकेडमिक अवार्ड्स की। तो इसका जो राइट आंसर है वो है NAD का थर्ड वाला, मतलब NAD जो है वो एक डिजिटल डिपॉजिटरी है जहाँ पे आपकी मार्कशीट्स, सर्टिफिकेट्स, अवार्ड्स एक डिजिटल फॉर्मेट में रखे होते हैं। तो आप इसे 24/7 कभी भी एक्सेस कर सकते हो। अब सी वाला देखिए, NDL की अगर आपको फुल फॉर्म पता है, लाइक नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी, तो इसका अगर आप देखो तो आपको अगर फुल फॉर्म ही पता है तो आपका काम कितना ईजी हो जाएगा, डिजिटल लाइब्रेरी।
तो इसमें क्या होता है, ये एक डिजिटल लाइब्रेरी है जिसमें इंफॉर्मेशन स्टोर होती है अलग अलग तरह के डिजिटल कंटेंट की। तो एनडीएल क्या है, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी है, इसमें आपके जो कंटेंट्स हैं वो डिजिटली अवेलेबल होते हैं। अगर आपने इन दोनों को ही देख लिया तो ए का आपका क्या सही हो रहा है, ए वाले का जो आपका सही हो रहा है वो है थर्ड वन, और बी वाले का जो सही हो रहा है वो हो रहा है सेकंड वाला। तो अब आप ऑप्शन को देखेंगे, ए का थर्ड और बी का टू, ए का थर्ड एंड बी का सेकंड, सॉरी ए का थर्ड वन एंड सी का सेकंड वाला। तो ए का थर्ड एंड बी का सेकंड, तो इन दोनों के ऑप्शंस में सेकंड और थर्ड जो हैं वो आपको थोड़े से बाकी आपके क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए। अब आपको देखना है बस स्वयं और स्वयं प्रभा। देखिए अगर हम बात करते हैं स्वयं प्रभा, तो स्वयं प्रभा क्या है, इसमें एक सैटेलाइट कम्युनिकेशन का इस्तेमाल किया जाता है। यस, इसमें GSAT-15 सैटेलाइट का यूज़ किया जाता है, और इसमें जो ई कंटेंट्स होते हैं वो आपको चैनल्स के थ्रू दिए जाते हैं। और कितने चैनल्स होते हैं, ये होते हैं 34 DTH चैनल्स। DTH का मतलब होता है डायरेक्ट टू होम चैनल्स। और अगर हम बात करते हैं स्वयं की, तो स्वयं क्या है, इसमें ऑनलाइन कोर्सेज दिए जाते हैं स्कूल एजुकेशन और हायर एजुकेशन के। तो ये भी सही है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी का होगा फोर्थ वन, और सी का होगा सेकेंड वन। तो इसका राइट ऑप्शन है सेकेंड नंबर का। चलिए नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। द कंटेंट एंड स्टाइल ऑफ कम्युनिकेशन, इसमें भी आपको दो स्टेटमेंट्स दी गई हैं। स्टेटमेंट वन है कि कंटेंट एंड स्टाइल ऑफ कम्युनिकेशन आर द प्रेडिक्टर वेरिएबल्स ऑफ इफेक्टिव टीचिंग। अ गुड एंड कम्युनिकेटिव टीचर इवोक्स रिलेटिवली लेस क्वेश्चंस फ्रॉम द स्टूडेंट्स। देखिए पहला क्या है कि कंटेंट और स्टाइल ऑफ कम्युनिकेशन, अगर किसी का कम्युनिकेशन का स्टाइल और उसका जो कंटेंट है वो बता सकता है कि इफ़ेक्टिव टीचिंग है, मतलब हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं इन चीज़ों को देख कर कि उसकी टीचिंग जो है वो इफ़ेक्टिव है। यस, अगर किसी के खड़े होने का सलीका, किसी का बोलने का सलीका अगर अच्छा है तो आप ये समझ सकते हो कि कम्युनिकेशन कैसा है, इफ़ेक्टिव होगा, मतलब टीचिंग भी क्या है, इफ़ेक्टिव होगी। बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है आपका कंटेंट कैसा है, आपका स्टाइल कैसा है, ये एक प्रेडिक्टर वेरिएबल्स बिल्कुल हो सकते हैं इफ़ेक्टिव टीचिंग के लिए। अ गुड और कम्युनिकेटिव टीचर इवोक्स रिलेटिवली लेस क्वेश्चंस फ्रॉम द स्टूडेंट्स। तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि एक अच्छा टीचर जो होता है, एक अच्छा कम्युनिकेटिव टीचर जो होता है, वो अपने स्टूडेंट से बहुत सारे क्वेश्चंस को प्रवोक करता है। ऐसा नहीं है कि वो उनसे कम क्वेश्चंस को प्रवोक करेगा, वो उनसे से ज़्यादा क्वेश्चंस को क्या करता है, प्रवोक करता है। मतलब कि एक अच्छा टीचर जो होगा वो एक डिक्टेटर के तौर पर नहीं रहता है, वो एक फैसिलिटेटर के तौर पर रहता है, जिसमें बच्चे और टीचर्स आपस में काफ़ी इंटरेक्ट करते हैं। इफ़ेक्टिव टीचिंग यही होती है जिसमें बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करते हैं टीचर से। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है स्टेटमेंट वन इज़ करेक्ट एंड स्टेटमेंट टू इज़ इनकरेक्ट। स्टेटमेंट वन इज़ करेक्ट बट स्टेटमेंट टू इज़ फॉल्स। तो ऑप्शन टू इज़ द राइट वन। नेक्स्ट, अनाउंसमेंट ऑफ अराइवल एंड डिपार्चर ऑफ ट्रेन्स एट रेलवे स्टेशन इट। अनाउंसमेंट हो रहा है अराइवल का कि अब ट्रेन आ गई है और अब ट्रेन जा रही है रेलवे स्टेशन पे। तो ये किसका एग्जाम्पल है, स्पेशल कम्युनिकेशन का, पब्लिक कम्युनिकेशन का, ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन का, सेक्शनल कम्युनिकेशन का। तो ये है पब्लिक कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल। तो कैसे है पब्लिक कम्युनिकेशन, क्योंकि इसमें जो है वो सबको ही मतलब बताया जा रहा है कि आपकी ट्रेन अब आने वाली है या नहीं आने वाली है। ये डिपेंड कर रहा है कि उसको नीड है या नहीं है। देखिए मास कम्युनिकेशन में क्या होता है कि जिसको ये ज़रूरत होती है, जैसे न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर जिसको रीड करना है वही उसको लेगा। लेकिन पब्लिक कम्युनिकेशन का मतलब है कि सबके लिए है, और जिसको मिलना है वो जिसके काम की है इन्फॉर्मेशन वो उसे गैदर कर लेता है। जैसे अगर आपको ट्रेन की इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, तो अगर बहुत सारे लोग हैं, ज़रूरी नहीं है कि उनकी ट्रेन की टाइमिंग वही हो, तो जिसकी ट्रेन की टाइमिंग होगी और उसकी इन्फॉर्मेशन काम की लगेगी तो वो उसके लिए काम की है। तो पब्लिक कम्युनिकेशन में ये बात होती है कि ये जो होती है वो सबके लिए होती है, वेदर उनके लिए वो हेल्पफुल है या नहीं है ये अनदर मैटर है। तो अनाउंसमेंट ऑफ अराइवल एंड डिपार्चर ऑफ ट्रेन एट रेलवे स्टेशन इज़ पब्लिक कम्युनिकेशन। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, फाइंड ऑड वन आउट इन द फॉलोइंग। इसमें आपको ऑड वन आउट पता लगाना है। 5, 7, 12, 17, 19, 23। देखिए यहाँ पर अगर आप देख रहे हो पहले 5 है, फिर 7 है, फिर 12 है, फिर 17 है, फिर 19 है, फिर 23 है।
देखिए ये सब अगर आप देखो तो ये सारे जो हैं ये कैसे नंबर्स हैं, ये प्राइम नंबर्स हैं। 5 जो है वो सिर्फ और सिर्फ अपने टेबल में आता है, 7 और सिर्फ अपने टेबल में आता है, 17 सिर्फ अपने टेबल में आता है, लेकिन 12 जो है वो तो बहुत सारे टेबल्स में आता है, जैसे 2 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में भी आता है, 4 के टेबल में भी आता है। तो ये बाकी जो है ये प्राइम नंबर्स हैं, और इसमें जो ऑड वन है वो कौन सा है, 12th। तो ऑप्शन राइट हो जाएगा सेकेंड नंबर का। नेक्स्ट, अ नंबर इज डिविजिबल बाई 3 इफ़ द सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज डिविजिबल बाई 3। कोई भी नंबर 3 से तभी डिविजिबल होगा इफ़ द सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज डिविजिबल बाई 3। तो ये बिल्कुल सही है कि कोई भी नंबर जो है वो 3 से डिविजिबल तभी होगा जब उसके सम ऑफ इट्स डिजिट्स क्या होंगी, 3 से डिविजिबल होंगी। जैसे 39 है, 39 को आप देखो तो ये 3 से चला जाएगा, अगर 9 से भी नहीं जा पाएगा, ठीक है। ये जो 39 है ये 3 से डिविजिबल है बट 9 से डिविजिबल नहीं है। तो 3 से डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि वो जो सम ऑफ इट्स डिजिट्स हैं, जैसे मैंने लिखा सपोज़ 81, ठीक है, 81, अगर मुझे ये चेक करना है कि क्या ये 3 से डिवाइड हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, तो मुझे इसके डिजिट्स का क्या करना पड़ेगा, सम करना पड़ेगा। तो 8 + 1 इज़ इक्वल्स टू 3 और 8 + 1 इज़ इक्वल्स टू 9। तो ये जो है ये 3 से क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा। तो स्टेटमेंट 1 बिल्कुल राइट है। अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 9, कोई भी नंबर 9 से डिविजिबल तभी होगा इफ़ द सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज़ नॉट डिविजिबल बाय 9। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो मतलब अगर आप दिमाग लगाओ तो यहाँ पर नॉट नहीं होना चाहिए था। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 9 इफ़ द सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज़ डिविजिबल बाय 9। वो नंबर 9 से तभी जाएगा जब उसके सम ऑफ इट्स डिजिट्स जो हैं वो किससे चली जाए, 9 से डिवाइड हो जाए। तो इसमें स्टेटमेंट 1 जो है वो आपकी करेक्ट है और स्टेटमेंट 2 आपकी इनकरेक्ट है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। अ कंपनी बॉस टेलीफोन हिज हर सेक्रेटरी, इसमें आपको एग्जाम्पल्स दिए हैं कम्युनिकेशन के और एक तरफ आपको टाइप ऑफ कम्युनिकेशन दिया है। आपको उन एग्जाम्पल से पता लगाना है कि टाइप ऑफ कम्युनिकेशन कौन सा होगा। A company boss telephoned his her secretary for some help from outside. A company issues a circular of guidelines for its employees. Employees discuss certain issues among themselves. A company sends a formal letter to its retailers and wholesalers. देखिए अगर आपको इन दोनों में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के बारे में अगर पता है तो भी आपका ये क्वेश्चन सही हो जाएगा। देखिए हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन क्या होता है, हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है लाइक एक ऐसी लाइन समझ लीजिए, तो ये होती है हॉरिजॉन्टल लाइन और ये होती है वर्टिकल लाइन। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन का मतलब होता है जब सेम रैंक के पर्सन्स, मतलब सेम कैटेगरीज के पर्सन्स जो हैं जब वो आपस में कम्युनिकेट करते हैं, कैटेगरीज नहीं, सेम रैंक के पर्सन जब आपस में बात करते हैं या कम्युनिकेट करते हैं तो उसे हम हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन कहते हैं। तो अब आप देख लीजिए कि सेम कैटेगरी के पर्सन कौन से हैं, एम्प्लॉयज़ आपस में कुछ इश्यूज़ को डिस्कस कर रहे हैं, तो एम्प्लॉयज़ सेम रैंक पे ही होंगे सारे, तो ये आपस में क्या कर रहे हैं, कुछ ना कुछ डिस्कस कर रहे हैं। तो ये कैसा है, ये होगा हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। और वर्टिकल कम्युनिकेशन का मतलब होता है जब टॉप से मान लीजिए नीचे तक कम्युनिकेशन हो रहा है, टॉप टू बॉटम कम्युनिकेशन हो रहा है, तो इसे हम वर्टिकल कम्युनिकेशन कहते हैं। जैसे कंपनी ने इशू किया है सर्कुलर ऑफ गाइडलाइन फॉर इट्स एम्प्लॉयज़, कंपनी ने इशू किया है सर्कुलर, तो कंपनी जो है वो किससे इशू कर रही है, एम्प्लॉयज़ को सर्कुलर इशू कर रही है, तो टॉप वाले बॉटम वालों को सर्कुलर इशू कर रहे हैं, तो ये कैसा कम्युनिकेशन है, वर्टिकल कम्युनिकेशन है। तो बी का होगा थर्ड और सी का होगा सेकंड। अगर आप इन दो को ही देख लो तो आपका ऑप्शन सही बन जाएगा, बी का थर्ड और सी का सेकंड। तो बाकी सारे ऑप्शंस आपके क्या हो जाएंगे, रॉन्ग हो जाएंगे। लेकिन फिर भी मैं आपको रिमेनिंग समझाऊंगी। कंपनी के बॉस ने टेलीफोन किया अपने सेक्रेटरी को और उससे कुछ हेल्प मांगी फ्रॉम आउटसाइड, मतलब कोई बाहरी हेल्प मांगी है। तो बाहरी हेल्प मांगी है, भले ही सेक्रेटरी से मांगी है, पर ये फॉर्मल कम्युनिकेशन नहीं हो सकता है। कोई भी अगर हेल्प मांग रहा है वो काम से रिलेटेड, तो वो ज़रूर होगा आपका फॉर्मल कम्युनिकेशन। लेकिन जो हेल्प मांगी है वो आउटसाइड हेल्प मांगी है, तो ये कैसा कम्युनिकेशन है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि अ कंपनी सेंड अ फॉर्मल लेटर, कंपनी ने एक फॉर्मल लेटर अपने रिटेलर्स और होलसेलर्स को भेजा है, तो वो किस लिए भेजा होगा, मार्केटिंग के लिए भेजा होगा,
हाँ, कि अपना मतलब मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन के लिए भेजा होगा, तो ये कैसा है, मार्केटिंग कम्युनिकेशन। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा फर्स्ट वन। ठीक है, इसका ऑप्शन कौन सा राइट है, फर्स्ट वन। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अंकुर रिसीव्स एन ईमेल, अंकुर को एक ईमेल मिलता है जिसमें उसे इन्फॉर्म किया जाता है कि उसका जो क्रेडिट कार्ड है वो कैंसल्ड होने वाला है। ईमेल में उसे एडवाइस दी जाती है कि वो एक प्रोवाइडेड लिंक पर क्लिक करे और साइन करे अपना ऑनलाइन बैंकिंग अकाउंट टू प्रिवेंट दिस फ्रॉम हैपनिंग विच ही डज। अ वीक लेटर अंकुर ने नोटिस किया कि जो 10,000 रुपये हैं वो उसके अकाउंट से विड्रॉ कर लिए गए हैं। होता क्या है, अंकुर के साथ एक स्कैम हो जाता है। स्कैम क्या मतलब, मैंने अगर स्कैम बोल दिया तो आंसर ही समझ लीजिए हो गया, पर कोई नहीं। अंकुर को एक ईमेल मिलता है जिसमें उसमें ये इन्फॉर्म किया जाता है उसे ईमेल के थ्रू कि आपका जो क्रेडिट कार्ड है वो कैंसिल्ड होने वाला है। द ईमेल एडवाइजेज हिम, ईमेल में उसे ये एडवाइस दी जाती है कि आप एक लिंक पे जाइए और वहाँ पर अपनी बैंकिंग अकाउंट की पूरी डिटेल्स डालिए, तो सो दैट कि आप इससे बच पाएँ। अ वीक लेटर, एक हफ्ते बाद क्या होता है, अंकुर नोटिस करता है कि उसके बैंक अकाउंट से 10,000 रुपीज़ जो हैं वो निकाल लिए गए हैं। अब पूछा जा रहा है कि अंकुर जो है वो किसका शिकार हो गया, अ फिशिंग स्कैम, ट्रोजन हॉर्स, ऑनलाइन ब्लैकमेल या वायरस। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है फिशिंग स्कैम। फिशिंग स्कैम का मतलब होता है कि आपको जो कुछ भी इंफॉर्मेशन मिलेगी वो लेजिटिमेट मिलेगी, वो ऐसी दिखेगी कि ये बिल्कुल ठीक है, बट वो होती ठीक नहीं है, वो फ्रेड्यूलेंट प्रैक्टिस के लिए होता है। मतलब आपको एक ऐसा लिंक दे दिया जाएगा जो आपको लगेगा कि ये तो सही में मुझे किसी बैंक ने भेजा है मैसेज, या किसी बैंक का ईमेल आया है। तो ये जो फ़िशिंग स्कैम है ये आपको मेल करके हो सकता है, मैसेज के थ्रू हो सकता है, या टेलीफ़ोन के थ्रू आपके साथ फ़िशिंग स्कैम हो सकता है। फ़िशिंग स्कैम का मतलब है आपको एक ऐसा लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा जिसे देखकर आपको ये लगेगा कि ये तो जेन्युइन है, बिल्कुल ये सही है, लेकिन जैसे ही आप अपनी डिटेल्स वगैरह इसमें डालोगे फिर आपका नुकसान होना शुरू हो जाएगा। तो ये बेसिकली स्कैम इसलिए किया जाता है ताकि आपकी जो सेंसिटिव डिटेल्स होती हैं, आपकी जो पर्सनल डिटेल्स होती हैं अकाउंट्स की, बैंक अकाउंट्स की, वो आपसे ले ली जाए। तो आप लोग भी ऐसे स्कैम वगैरह से बच के रहिएगा। अगर बात करते हैं ऑनलाइन ब्लैकमेल, तो नहीं हो सकता। ऑनलाइन ब्लैकमेल का मतलब जब आपकी फ़ोटोज़ वगैरह ले ली जाएँ और फिर आपको ब्लैकमेल किया जाए तो वो ऑनलाइन ब्लैकमेल होता है। और ट्रोजन हॉर्स की बात की जाए तो ये एक सॉफ्टवेयर के थ्रू वायरस भेज के आपके फ़ोन में वो वायरस रेप्लिकेट होता रहता है। तो फ़िशिंग स्कैम में एक लिंक भेजा जाता है आपको। देखिए, आप जब भी फ़िशिंग स्कैम के बारे में अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो ज़रूर देखिएगा लिंक ज़रूर दिया होगा, तो वो लिंक को क्लिक करने के बाद ही ऐसा होगा, तो ये ध्यान रखिए। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है एजुकेशन इम्पोर्टेड थ्रू इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर लर्निंग इन इंडिया। हायर लर्निंग के जो इंस्टीट्यूशंस हैं इंडिया में, उनमें जो एजुकेशन इम्पोर्टेड नहीं इम्पार्टेड होना चाहिए, सच एज संस्कृत विद्यापीठ। संस्कृत विद्यापीठ जो है उनमें जो भी इंफॉर्मेशन आपको एजुकेशन इम्पार्ट की जा रही है वो किसका एग्जाम्पल है, नॉन कन्वेंशनल लर्निंग प्रोग्राम, वैल्यू एजुकेशन प्रोग्राम, ओरिएंटल लर्निंग प्रोग्राम या प्रोफेशनल एजुकेशन प्रोग्राम। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ओरिएंटल लर्निंग प्रोग्राम्स। ओरिएंटल लर्निंग प्रोग्राम्स का मतलब जो आपकी एंशियंट टाइप की लर्निंग थी, जैसे कि गुरुकुल वगैरह में आपकी जो स्टडी कराई जाती थी, तो ये है ओरिएंटल लर्निंग प्रोग्राम्स। अगर हम बात करते हैं नॉन कन्वेंशनल लर्निंग प्रोग्राम्स की, तो डिस्टेंस एजुकेशन इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, जहाँ आपका कंक्रीट ब्लैक जैसे क्लासरूम टाइप का नहीं, बिल्कुल एक अलग तरीका है, जैसे डिस्टेंस लर्निंग है। तो ये नॉन कन्वेंशनल का एग्जाम्पल है। कन्वेंशनल का मतलब कि क्लासरूम टाइप का स्ट्रक्चर जो है वहाँ लर्निंग जो इम्पार्ट की जा रही है वो आपका कन्वेंशनल में आता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3। तो गाइस, ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। ये वीडियो का पार्ट 1 था, हम आपके लिए पार्ट 2 भी लेकर आएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।